देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही शुरुआत में ही देखिए ये मेरे को लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। क्या है ये ख़ास बात इसकी, ये क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT ये दे दिया है। क्या दिया है देखो आप, मेमोरी ग्लैंड्स की डक्ट पूछी गई हैं जो NCERT में किसी भी पार्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मेजर ग्लैंड्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा सीक्रेशन कॉज करती हैं, वो सीक्रेशंस हमेशा उनकी जो डक्ट होती है ग्लैंड्स की, वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इससे मिलकर के बनी होती है। तब इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बी है, लेकिन ये याद रखना है ये आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है। देखिए अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल पिल्स कंटेन। सीक्वेंशियल ओरल पिल्स किसको हम बोलेंगे, ये जो नॉर्मल पिल्स होती हैं वो जो डेली पिल्स के नाम से भी जानी जाती हैं, है ना, तो इसे हम सीक्वेंशियल पिल्स बोलेंगे। सीक्वेंशियल पिल्स, अब ये टर्म बिल्कुल नहीं है ना, ये भी ये टर्म के हिसाब से हम ये कह सकते हैं NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको कब लेना स्टार्ट करते हैं, कब ये ली जाती है, तो लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट करते हैं लगातार 21 डेज़ तक। 21 डेज़ तक इसको लेते हैं, मतलब इसको 3 वीक्स तक कॉन्टीन्यूसली लिया जाता है, तब इसे हम सीक्वेंशियल पिल्स कहते हैं। तो इसमें हाई डोज ऑफ ईस्ट्रोजन होती है, मॉडरेट डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन होती है। प्रोजेस्ट्रॉन anti-FSH है, ईस्ट्रोजन फॉलिकुलर मैच्योरेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव फीडबैक डेवलप करके ये इस प्रोसेस को रोक देगा, तब इसे हम सीक्वेंशियल पिल्स नाम देते हैं। देखिए अब इसके बाद स्पर्म एक्रोसोम में क्या होता है, तो हाई एल्यूरोनिडेज हमें पता है ना, ये स्पर्म एक्रोसोम, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तो एक्रोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सब कहलाते हैं स्पर्म लाइजेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे, स्पर्म लाइजेंस। स्पर्म लाइजेंस जैसे कोरोना लाइजेंस, जैसे जोना लाइजेंस, जैसे हाई एल्यूरोनिडेज। तो देखिए प्रो एक्रोसिन ये भी एक स्पर्म लाइजेन है। एसिड फॉस्फेटेज मैंने बताया था आपको पहले, अपने नोट्स में भी मैंने लिखवाया है ना, एक आध बैच में मैंने ये करवाया था। और हाइलुरोनिडेज ये इसके अंदर मौजूद है। तो देखो हम हो सकता है प्रो एक्रोसिन और एसिड फॉस्फेटेज ये हमें ना पता हो, लेकिन एक ही ऑप्शन के अंदर ये वर्ड दिया गया है, तब इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन। फिर से देखिए आउट ऑफ NCERT एकदम रीसेंट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस ये इसका नाम है, ये याद ही रखना पड़ेगा हमें, क्यों आउट ऑफ NCERT एवोल्यूशन का अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसमें आउट ऑफ NCERT होने की वजह से हमें इसको लर्न करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज़ करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायो फर्टिलाइजर्स। ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में है ना। राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर आर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एजोस्पाइरिलियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। माइकोराइजी इज the symbiotic phosphate solubilizing organism. Actinomycetes is the non-symbiotic nitrogen fixing microorganism. तो देखिए अब इसमें से हमें करेक्ट पहचानना है। राइजोबियम सिम्बायोटिक होता है, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग होता है, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, एजोस्पाइरिलियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जब यहाँ पर ये याद रखना है हमें, बी जो है वो करेक्ट हो गया। सी देखते हैं, माइकोराइजी इज़ द सिम्बायोटिक फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है ना, हमें पता है एक जीनस का नाम हमें याद रखना है,
ये जीनस है ग्लोमस। ये एक वैम फंजाई है। क्या है ये? वैम फंजाई। क्या काम करता है? सॉइल की फॉस्फोरस को प्लांट्स के लिए अवेलेबल बनाने का काम करता है। अब देखिए डी ऑप्शन, एक्टिनोमाइसिटीज़ इज़ द नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। ये सिम्बायोटिक भी होते हैं, है ना, जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म वगैरह में सिम्बायोटिक होते हैं। तब ऑप्शन बी और सी दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ इज़ अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हमें पता है बीटा चेन की 6 पोजीशन पर, ठीक है, बीटा चेन इसकी 6 पोजीशन, तो बीटा 6 पोजीशन यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड इसको रिप्लेस करके वेलिन आ जाता है और इस वजह से ये स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में चेंज आया है। तब क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट ऑप्शन सी है। देखिए अब ये भी एक नए तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है। द बिलो रिप्रेजेंटेशन इज़ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डैश फीवर। देखिए ब्लड कल्चर करना है, यूरिन कल्चर करना है, विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट करना है और फीसेस कल्चर करना है। तो किसका डायग्नोसिस किया जाता है इन सब से? तो देखिए ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, विडाल टेस्ट से ये सही आंसर आ जाएगा। टाइफॉइड के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो देखिए टाइफॉइड एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है और इसके लिए ब्लड के अंदर इस बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफी, इसको चेक किया जाता है, स्टूल के अंदर भी चेक किया जाता है। तब करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। वैसे तो ये बॉटनी में आपको मनोज सर पढ़ा देंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो डायग्राम है ये किसको बता रहा है? देखिए इसमें सारे क्रोमोसोम्स सेंटर के अंदर हैं, करीब करीब, है ना। तब इस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोफेज स्टेज के अंदर है ना, सब कुछ मिक्स हो रखा है, स्टेन किया गया, इक्वल ले लिया गया। इसके पास वाली सेल में ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो एनाफेज, मेटाफेज से एनाफेज की तरफ ये पास वाली सेल, इसके अंदर एनाफेज। तो ये जो है ये तो प्रोफेज है, ठीक है। प्रोफेज में सारे कंडेंस फॉर्म में चारों तरफ मौजूद हैं, है ना, पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ईस्ट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज it has plasmids that can be genetically engineered. It allows the study of eukaryotic gene regulation and expression, grows readily and rapidly in the laboratory. तब देखिए ईस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें पता है। अब जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको भी ईस्ट से ही निकाला जा रहा है। तो ये सब उसकी क्वालिटी हैं, इस वजह से ईस्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तब करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। तो डी आंसर इसके अंदर करेक्ट है। ईस्ट में ये सब क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। दूसरा, इसकी हैंडलिंग भी बहुत इजीली पॉसिबल है। तब इसको अब सबसे अच्छे टूल की तरह यूज़ किया जाता है। न्यूमोटैक्सिक, क्वेश्चन नंबर 21, न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज़ प्रेजेंट इन। तो देखिए न्यूमोटैक्सिक एक तो ये, और एक और सेंटर है एपन्यूस्टिक। ये दोनों किसके अंदर हैं? ये दोनों, ये तो है अपर पॉन्स में, ये लोअर पॉन्स में है। तो पॉन्स रीजन में ये दोनों सेंटर्स मिलेंगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिमिट ऑफ इंस्पिरेशन को फिक्स करता है, मतलब ये कंट्रोल करता है कि डीआरजी कितना इंस्पिरेशन मैसेज जनरेट करें, ठीक है। एपन्यूस्टिक सेंटर, इसका भी रेगुलेशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तब ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो देखो बहुत अच्छा सा है, ये मैंने आपको बताया भी था, ब्रूड पैरासाइट्स कुक्कू एंड क्रो ये होते हैं। गोट्स एंड एबिंगडॉन टॉर्टॉइस अमेंसालिज्म, सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब कॉमनसालिज्म, कुक्कू एंड क्रो। तो ये कौन से पैरासाइट्स हैं, तो हमें ये याद रखना है कि ये ब्रूड पैरासाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों, इनको हम ब्रूड पैरासाइट्स बोलेंगे। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये जो गोट और पैरासिटिज्म में कुक्कू एंड क्रो बिल्कुल सही है ना, ये एकदम परफेक्ट इसका आंसर है, एग्जाम्पल है। और जैसे हम गोट और एबिंगडॉन इसकी बात करें, है ना, ये जो टर्टल है, तो गोट एंड एबिंगडॉन टर्टल ये पैरासिटिक अमेंसालिज्म में नहीं आएगा। ठीक है, ये अमेंसालिज्म का पार्ट नहीं है। तो देखिए इसे हम दोनों को गोट्स और अबिंगडॉन इनको हम कंपटीशन इसमें शामिल करते हैं, तो ये कंपटीशन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद देखिए सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब, कौन सा, सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब ये प्रोटो कॉपरेशन शो करते हैं। तो प्रोटो कॉपरेशन इनका एग्जाम्पल है, प्रोटो कॉपरेशन, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, प्रोटो कॉपरेशन हमें पता है दोनों का, प्रोटो कॉपरेशन में क्या कंडीशन है, इसमें प्लस प्लस टाइप की रिलेशनशिप, कंपटीशन में माइनस माइनस टाइप की रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी हो गई 23rd क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ के कौन कौन से मेंबर्स हैं। अमीबा सार्कोडेना प्रोटोजोआ का मेंबर, डायनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिलेटा क्लास के मेंबर, पैरामीशियम ये सीलिएटा के मेंबर, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ का मेंबर। तो इसका मतलब ये चारों के चारों प्रोटोजोआ हो गए। तो प्रोटोजोआ में ये चारों आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर सी आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, इसमें लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बताया गया है। पैरामीशियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, सॉरी एक बार फिर से सुनिए, ये डायग्राम यूग्लिना का है, सॉरी, है ना। तो यूग्लिना इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बताया गया है। कैसा होता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, इसमें बाइनरी फ्यूजन ऊपर से यानी ओरल रीजन से स्टार्ट होकर के नीचे की तरफ बेस की तरफ बढ़ता है। तो बिल्कुल देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। फाइनली ये दो डॉटर यूग्लिनी के अंदर बदल जाएंगे। तो ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना में इसका बेस्ट एग्जांपल है। पैरामीशियम के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन मिलता है। कौन सा मिलता है दोस्तों, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन मिलता है ओपेलिना में। और किसी भी प्लेन से होने वाला बाइनरी फ्यूजन अमीबा की कैरेक्टरिस्टिक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिफर्स फ्रॉम अ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी इन दैट monoclonal antibodies are labeled with chemicals that can be visualized
are produced by cells from the same organism that produce the antigen are synthesized by a population of identical or clone cells। बिल्कुल सही है, इसीलिए हम उसको एक ही टाइप के क्लोन की एंटीबॉडीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो मोनोक्लोनल इसीलिए मोनोक्लोनल कहलाती हैं क्योंकि वो सब एक ही तरह की स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। वॉल्यूम ऑफ ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर होता है। इन जनरल याद रखना है 10% ऑफ बॉडी वेट, 10% ऑफ बॉडी वेट ब्लड होता है इन जनरल, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 5 to 6 लीटर एक सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स of a normal human adult. Which one of the following pairs of capacities and volumes is matched correctly with each other? तो देखिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं? इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये दोनों होते हैं। तो इसकी मैं वैल्यू 2500 ले लूँ, इसको मैं 500 कर दूँ, तब ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब 3000 से 3500 ml ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तब देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहाँ पर आ रहा है, ये मैच कर रहा है बी के साथ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ये ए के साथ मैच कर रहा है। वाइटल कैपेसिटी यानी टीवी है ना, मैं वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इन सब को मिला करके वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, वीसी बोलेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू इन सब में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तब ये डी के साथ मैच कर रही है। रेजिडुअल वॉल्यूम ये सी के साथ मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शंस आपको सही मिल जाएंगी, आराम से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35, एक फॉर्मूला दिया गया है NH2CCOH, फिर R ग्रुप सी के साथ जुड़ा हुआ है ना, CH is the structure of alpha amino acid. Based on different R groups, the following amino acids are formed. Select the correct amino acid according to a different R group. R बराबर H हो तो ग्लाइसिन होगा, ना कि एलेनिन। R बराबर CH3 हो तब ग्लाइसिन नहीं होगा, एलेनिन होगा। R CH2OH है तो सीरीन होगा, बिल्कुल सही है। R CH3CH2COH है तो वेलिन होगा, नहीं, ये भी गलत है। तो देखिए एक ही ऑप्शन इसमें सही है, अच्छा क्वेश्चन है, ये NCERT बेस्ड है, तब इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, मैच द सोर्स ग्लैंड विद रिस्पेक्टिव हार्मोन एज वेल एज द फंक्शन करेक्टली। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालती है, ये हार्मोन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा। सोर्स ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन निकालती है, स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द DCT डिस्टल ट्यूब्यूल्स इन द नेफ्रॉन, तो तीनों प्रॉपर मैच हो गए। तब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये डैम श्योर है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को मैंने बताया हमेशा से, पहले अंडरलाइन कर लीजिए। मेटाजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं। मेटाजेनेसिस में क्या होता है, एक जनरेशन, ये जनरेशन 1 है, ये डिप्लॉयड है, ये दूसरी जनरेशन, जनरेशन 2, ये भी डिप्लॉयड है। तो एक जनरेशन जो डिप्लॉयड है वो दूसरी डिप्लॉयड जनरेशन को प्रोड्यूस करे,
तब हम इसको मेटाजेनेसिस ये नाम देंगे। ये किसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? इन जनरल ये ओबीलिया में मिलती है। तो मेटाजेनेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस, नहीं ये गलत आ गया। मेटाजेनेसिस इज सिमिलर टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। फिर भी अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ये सही आ जाएगा। बोथ मेडुसा एंड पॉलिप्स आर डिप्लॉयड। इनकरेक्ट पहचानना है, देखो वही मिस्टेक हो रही है, मैंने इनकरेक्ट को अंडरलाइन करा हुआ है, फिर भी मैं करेक्ट ढूंढ रहा हूँ। मेडुसा इज द सेक्सुअल फेज एंड पॉलिप इज द एसेक्सुअल फेज। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, मेडुसा और पॉलिप दोनों डिप्लॉयड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये प्लांट वाली नहीं है। प्लांट्स में मेटाजेनेसिस किसको बोल सकते हैं? प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये किसको बोलेंगे? तो देखिए प्लांट्स में स्पोरोफाइट, ये गैमीटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनता है, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट हमें पता है डिप्लॉयड है, गैमीटोफाइट हैप्लॉयड होता है। यहाँ पर मेटाजेनेसिस में हमें ये याद रखना है, एक डिप्लॉयड जनरेशन दूसरी डिप्लॉयड जनरेशन को बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तब बी जो है वो पूरी तरह से इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? ये सही है ना, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल फेज इसमें ऑल्टरनेशन देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तब बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गई, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसमें याद रखना है आपको। देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इफ इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोगुलेशन ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। देखिए क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में होता है इनएक्टिव फॉर्म में, फाइब्रिनोजन नाम से ही पता चल रहा है ये एक्साइनोजन यानी इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये भी ब्लड के अंदर है। हेपरिन ये क्लॉट को अपोज करता है, तो इसको डालने पर तो क्लॉट हटेगा, गलेगा। तब देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3 है। तब इसको अगर हम ब्लड में डाल देंगे, इंट्रोडक्शन करवा देंगे, तब ब्लड के अंदर कोगुलेशन आ जाएगा। तब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए हैं, क्लॉटिंग फैक्टर दिए ही नहीं है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स कराए थे। देखिए अब एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, अपन ने इसको कई बार किया भी है। द डायग्राम बिलो शोज हाउ थिंग्स गेट टू एंड फ्रॉम द लिवर, टू एंड फ्रॉम द लिवर, दे आर लेबल्ड एज A B C D E and F. Which one of the following labeling is the correct one? तो देखिए ये लिवर है यहाँ पर, और इस लिवर से एलिमेंट्री कैनाल इसको जोड़ा गया है। तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट को जोड़ा गया है? तो अंडरस्टूड है, हम डिओडिनम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो डिओडिनम को यहाँ पर जोड़ा गया है। तब देखो डिओडिनम से जो कंटेंट एब्जॉर्ब होकर के लिवर की तरफ जा रहे हैं, तब ये जो डी है ये क्या है? ये पोर्टल वेन है। क्या करती है? एलिमेंट्री कैनाल से कंटेंट को लिवर के अंदर ले जाती है। तब ये जो ई है ये क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, ये हेपेटिक आर्टरी है। क्या है? हेपेटिक आर्टरी। अब पैंक्रियास से कंटेंट इसमें जा रहा है, तो ये जो बी है ये क्या है? ये पैंक्रियाटिक जूस है। कौन लेकर के जा रहा है? पैंक्रियाटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर यहाँ पर है, तब यहाँ से ये बाइल जूस, इधर से बाइल जूस
और ये जो ए है ये कौन सी डक्ट है, ए पर जो डक्ट है यहाँ पर, ये डक्ट कौन सी है, तो देखिए ये डक्ट क्या कहलाती है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है ये, है ना। इसको कॉमन बाइल डक्ट भी कह देते हैं। दोस्तों ये सारी लेबलिंग है इसमें। अब ब्लड यहाँ से हार्ट की तरफ जाएगा तो एफ कौन हुआ, तो देखिए ये हुई हेपेटिक वेन, जो यहाँ से ब्लड हार्ट की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, तो इन सब को अगर देखेंगे तो हमें आंसर सही पता चल जाएगा। तो ये लेबलिंग जो मैंने की है उसके अकॉर्डिंग जैसे हम इसको चेक करेंगे तो कौन कौन से पार्ट पर हम इसकी बात कर सकते हैं, तो जो मैंने लेबल किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ए पहली ऑप्शन क्या है, ए इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड ई इज़ द हेपेटिक वेन। ई हेपेटिक वेन नहीं है, हेपेटिक आर्टरी है। ए कॉमन बाइल डक्ट है, तो ये तो पहली वाली ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, तो ए पूरी तरह से रॉन्ग है। अब बी देखिए, सी इज़ द इंटेस्टाइन एंड एफ इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन। सी इज़ द इंटेस्टाइन एंड एफ, तो सी में इंटेस्टाइन है क्या, बिल्कुल सही है, इंटेस्टाइन है, और एफ जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन एफ नहीं, हम इसको हेपेटिक वेन बोलेंगे। तो ये बी ऑप्शन जो है ये भी पूरी तरह से रॉन्ग है। सी ऑप्शन डी इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन और एफ जो है वो हेपेटिक वेन है। डी क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन, बिल्कुल ठीक है, मैंने भी इसको यही लिखा है। और सी ऑप्शन में एफ जो है वो हेपेटिक वेन है, एफ क्या है इसमें, हेपेटिक वेन, तो बिल्कुल हमने ऐसे ही लिखा है इसको। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देखिए मैंने इसीलिए पहले लेबल कर दिया था कि आप आंसर बड़े आराम से मार्क कर पाएँ। तो लेबलिंग हमें पता होगी सारे पार्ट्स की तो हम बहुत इजीली इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात कर रहे हैं। बायोपायरेसी डज नॉट इन्वॉल्व, तो देखो मैं इसको पहले से हाईलाइट कर रहा हूँ। बायोपायरेसी में क्या नहीं आएगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विद परमिशन, इसको बायोपायरेसी थोड़ी बोलेंगे, तो नॉर्मल हो गया। तो यही बिल्कुल उल्टा है, पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर पेटेंटिंग बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन, इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। बोथ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड पेटेंटिंग बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन, इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। यूटिलाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन, ये भी बायोपायरेसी है। तो ये जो तीनों हैं ये बायोपायरेसी हैं। तब करेक्ट ऑप्शन ए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड कहलाएगा। इस तरह के डायग्राम एनसीईआरटी में दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट अबाउट ए एंडोक्राइन ग्लैंड, बी लिम्फॉइड ऑर्गन, सी इट इज़ द पार्ट ऑफ मार्ट, डी मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब देखिए ए जो है वो थाइमस को बोला गया है। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक लिम्फॉइड टिश्यू भी है, और बी और टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन से रिलेटेड है। तो ए बी डी करेक्ट हो गए। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, सारी ऑप्शंस को मैं एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन 51 है ये। थाइमस में मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये होता है क्या, तो टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है अगर हम वर्ड टू वर्ड फॉलो करें, है ना। तो हम इस डी वाले पार्ट को यहाँ से हटा रहे हैं। तो क्या इसमें
अब चेंज आ रहा है, देखो मैंने इसीलिए सारी ऑप्शंस को देखा, इसमें दिख नहीं रहे हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। एक सेकंड में एनसीईआरटी को भी आपको रीड करके सुना देता हूँ। थाइमस, ये बी और टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो हम सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर बी लिम्फोसाइट्स के साथ इसको बोला गया है तो फिर ये रॉन्ग हो गया। बिल्कुल सही है। मैंने 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर, तो इसमें देखिए 11th एनसीईआरटी पेज 335, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसमें थाइमस में सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स के लिखा है, तो वैसे ही हमें भी याद रखना है। टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर मैच्योर होती हैं, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स वाला नहीं आएगा, तो मैं ये वाला पार्ट जो है वो रॉन्ग हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये रॉन्ग है, तो सिर्फ ए एंड बी यही दोनों करेक्ट हैं, है ना। ए एंड बी सिर्फ ये दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस, हमें पता है, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, बिल्कुल सही है। तो मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी ये करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लैक्टेशन? प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज स्टेडीली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही लिखा है। इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं होना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी। फिर सी, हाई प्रोलैक्टिन लेवल इंड्यूसेस मिल्क एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखो आप, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मिल्क सीक्रीशन, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलता है। तो मिल्क का जो सीक्रीशन है वो प्रोलैक्टिन, हाई प्रोलैक्टिन लेवल इंड्यूसेस मिल्क एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नहीं, ये बर्थ के बाद वाली इवेंट है। तब देखो आप, इसमें सी जो है वो लैक्टेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली ईजिली बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 O2 के कंपैरिजन में 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। Approximately 8 to 9% of carbon dioxide is transported being dissolved in the plasma of blood। ये भी सही लग रहा है। The carbon dioxide produced by the tissues diffuses passively into the bloodstream and passes into RBCs and reacts with water to form H2CO3। The oxyhemoglobin HbO2 of the erythrocyte is alkaline। देखिए ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। फिर क्लोराइड आयंस डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू इरिथ्रोसाइट्स टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। बिल्कुल सही है। तो ये 4 करेक्ट हो गए। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर मार्क करेंगे 1
2, 3 एंड 5 ये करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हो गए। तो जो भी आंसर आ रहा है शायद इसमें आंसर 1 होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा ग्रीन सा दिख रहा है वो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, बेस्ड ऑन सेल्यूलर mechanism there are two major types of regeneration found in animals. Two major regeneration found in animals. Which one of the following is the correct example of type mentioned? Epimorphosis, regeneration of crushed and filtered out pieces of a planaria into as many new planarians. तो देखिए एपीमॉर्फोसिस में तो लॉस्ट पार्ट को रीगेन किया जाता है। मॉर्फालेक्सिस सबसे बड़ा वो है, तो ये पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। मॉर्फालेक्सिस रीजनरेशन ऑफ 2 ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेज ऑफ हाइड्रा इनटू 2 स्मॉल न्यू हाइड्रा, बिल्कुल सही है, इसे हम मॉर्फालेक्सिस बोलेंगे। रीजनरेशन रिपेयरिंग मोड पर हो तो एपीमॉर्फोसिस है, और ऑर्गेनिज्म मोड पर हो कि पूरा ही ऑर्गेनिज्म नया बन जाए तब हम इसमें इसे हम मॉर्फालेक्सिस बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसके हिसाब से आपको याद रखना है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस वाले पेपर में, पेपर नंबर 57 हो गया शायद ये, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। टेस्ट नंबर 58 है ये। तो देखिए, मैच द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। PCR, एलिजा, मॉन्टुक्स टेस्ट। मॉन्टुक्स टेस्ट का बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 के साथ मैच कर रहा है। तो देखिए मॉन्टुक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के साथ, शिक टेस्ट डिफ्थीरिया के साथ, PCR एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड डिवाइस, एलिजा एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन का डिटेक्शन। उस हिसाब से आंसर ए करेक्ट है। एक ये जो टेस्ट हैं मॉन्टुक्स टेस्ट, एक तो ये एनसीईआरटी के बाहर है, और दूसरा शिक टेस्ट ये एनसीईआरटी के बाहर है। तो ये 2 टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिए, है ना, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो लेकिन बेसिक टेस्ट हैं इसलिए याद होने चाहिए हमें बहुत अच्छे से। तब इसमें करेक्ट ऑप्शन ए आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स ऑन एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी दूर तक जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना पहले रुक जाएगा। तब इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। 68 क्वेश्चन को देखिए। ADH क्या है? द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही है। एंड सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस, ये गलत हो गया, न्यूरोहाइपोफाइसिस यहाँ होना चाहिए था। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस एंड सीक्रेटेड बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, यहाँ तक तो सही चल रहा है। दैट प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है। या डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल से वो वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तब ऑप्शन बी यहाँ पर 100% करेक्ट आ रहा है। तो 68 का आंसर बी है ना। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। 69 पर आते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ ड्यू टू, ह्यूमोरल मतलब फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? तो फ्लूइड में
मिलेंगे क्या, मतलब प्लाज्मा में या बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि हमारी इम्यूनिटी बन जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, उसमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगे। तो एंटीबॉडीज़ ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं, बॉडी फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनी रहती है। तो सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 71 की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट नंबर 58 में से। बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। नहीं, एरोबिक गलत हो गया, ये गलत है। मिथेनोबैक्टीरिया इज़ एन एरोबिक बैक्टीरियम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए, तो हम पहले भी ये कर चुके हैं। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड द गोबर गैस इज़ प्योर मीथेन। प्योर मीथेन नहीं है। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है। उसी को हम एनारोबिक टैंक्स में या डाइजेस्टर्स टैंक्स के अंदर डालते हैं, तब वहाँ पर वो जो फ्लॉक्स है, सेकेंडरी जो इफ्लुएंट बनेगा, सेकेंडरी स्लज जो बनेगा, उसको वो डाइजेस्ट करके बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे। तब करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में डी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन आउटकम ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, एक तो हमें पता है अमोनिया होता है, दूसरा यूरिया होता है, और तीसरा यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन एबनॉर्मली क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो, तब हम इसको गाउट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, गॉटी आर्थराइटिस बिल्कुल सही है। तब 72 में ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हीमोसाइनिन, द ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्क ब्लड कंटेन्स। तो देखिए, मैग्नीशियम नहीं होता है ना, डिलीट वाली ऑप्शन से अपन इसको मार्क कर रहे हैं। आयरन होता तो हीमोग्लोबिन कहलाता। मैंगनीज भी नहीं होता है, कॉपर होता है। कॉपर की वजह से इसका ब्लू कलर आता है, तब ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पर आ रहे हैं। द बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ। बोन मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैट्रिक्स में ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, देखिए क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर देखिए कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बोन मैट्रिक्स में ज़्यादातर तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ही हैं, यही चारों हैं। 35% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, देखिए इसमें एक प्रोटीन है, ये ओसीन प्रोटीन कहलाती है। इसका मैट्रिक्स कंटेंट है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा फाइबर्स हैं, है ना, बोन मैट्रिक्स में फाइबर्स भी होते हैं। तो ये सब कुछ मिला करके बोन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा कोई कॉम्पोजिशन बिल्कुल पिन पॉइंटेड फॉर्म में एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है। तो एक तरह से मैं इसको भी आउट ऑफ एनसीईआरटी लिख रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। In an area, a population with large size individuals having a long lifespan, more parental care and slow development was present.
द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी। तो देखिए कहीं पर भी देखेंगे नेचर के अंदर पॉपुलेशन में एक बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तब वहाँ पर अगर वो पॉपुलेशन हमें मिलती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तब तो देखो मैं उस पॉपुलेशन को जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो वो पॉपुलेशन मुझे किस तरह की दिख रही है, वो कैसी है पॉपुलेशन। देखिए वो पॉपुलेशन सिग्मॉइड कर्व शो करेगी और ये इस तरह का ग्राफ आएगा। तो हम इसे एस शेप कर्व शो करने वाली पॉपुलेशन, मतलब ये कहलाएगी लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड पॉपुलेशन। तब क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट ऑप्शन ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ पॉसिबल। जैसे इंसुलिन हमें किसी बैक्टीरिया से मिल रहा है, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि पहली ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शंस, द ह्यूमन क्रोमोसोम्स कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल्स। थर्ड ऑप्शन, द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। डी, द जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। बस इसी वजह से हम जिस मर्ज़ी का जो भी प्रोटीन चाहें वो उस बैक्टीरिया से बनवा सकते हैं, है ना। क्यों? हमारे पास उसकी कोडिंग प्रॉपर हो गई है, हमें पता चल गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ब्लास्टोमियर्स अप टू 8 सेल्ड स्टेज इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको जिफ्ट बोलेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। द रिब्स दैट आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम आर क्या कहलाएंगी? ट्रू रिब्स। कितनी होती हैं? 7 पेयर्स। तो देखिए ये ट्रू रिब्स हैं, कितनी हैं? 7 पेयर्स हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? ट्रू रिब्स। टोटल 7 पेयर्स ये प्रेजेंट होती हैं। इनका हेड वर्टिबल कॉलम से और इनका डिस्टल एंड स्टर्नम से जुड़ा रहता है, यानी दोनों एंड्स इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बिजी होते हैं। तो 81 में करेक्ट ऑप्शन आंसर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखिए द कॉलमनर एपिथेलियम इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कॉलमनर एपिथेलियम के बताएं। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में स्क्वैमस होती है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इसको लाइन करती हुई क्यूबॉइडल होती है। यूरिनिफेरस टिब्यूल्स यानी यूरिन यूरेथ्रा को लाइन करती हुई क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो कॉलमनर एपिथेलियम इज़ फाउंड इन, तब आंसर इसका मतलब यूरिनिफेरस टिब्यूल का मतलब होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम कहीं नहीं है, या तो क्यूबॉइडल है या फिर फ्लैट या स्क्वैमस एपिथेलियम है। तब एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो 82 में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हम। कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या काम करते हैं? स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। फिर भी 87 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। देयर आर 2 opposing views about origin of modern man. According to one view, Homo erectus in Asia were
द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, अ स्टडी ऑफ वेरिएशन इन DNA however suggest African origin of modern man. What kind of observation on DNA variations could suggest this? तो देखो याद रखना है, जहाँ पर डाइवर्सिटी होगी वहीं पर एवोल्यूशन होगा। जितने फॉसिल्स हमें मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एशिया के कंपैरिजन में अफ्रीका में ज़्यादा है, इसलिए अफ्रीका को सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन बोलें तो कोई गलत बात नहीं होगी। तब ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, आउट ऑफ NCERT है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 88, वाइटल इंडेक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। वाइटल इंडेक्स क्या होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट का रेशो परसेंटेज में वाइटल इंडेक्स कहलाता है। तो B/D बराबर 100, ये NCERT में शायद है ना, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट इंटू 100, इसे हम वाइटल इंडेक्स बोल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए टेस्ट, ये जो NTA टेस्ट 58 है उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के होते हैं, एक जिनमें लर्निंग की ज़रूरत होती है उन्हें हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं पेवलो, ये फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स के लिए जाने जाते हैं। क्या हैं? फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स कौन है? इयान पेवलो। तो इन्हें फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है इस तरह के रिफ्लेक्स को समझने के लिए, डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ट्रेन डॉग सलाइवेट्स व्हेन यू रिंग अ बेल, तो देखिए आंसर ही यहीं पर आ गया, मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये मैंने जो अभी डिस्कस किया है आपसे, ये है NTA कौन सा? NTA टेस्ट 58। इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़ूलॉजी वाला पार्ट डिस्कस किया है। तो ज़ूलॉजी सॉल्यूशन मैंने कोशिश की है, जो भी आंसर्स के एक्सप्लेनेशन है वो तो इसमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अपने वर्ड्स में इजी से इजी टर्म्स के अंदर इसको आपको एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए